हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिस्ट्री का पहला अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का चौथा टॉपिक जर्मनी और इटली का निर्माण। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि 1848 की क्रांति में इस मध्य वर्गों ने एकीकरण की प्रक्रिया की मांग छोड़ी थी। तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहले जर्मनी और इटली का निर्माण, यानी जर्मनी का एकीकरण और इटली के एकीकरण के बारे में देखेंगे। तो हमारा टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण, जिसमें हम देखेंगे कि जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। यहाँ ये क्यों दिया गया है कि जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है, क्योंकि जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो सेना के बल पर हुआ था, इसीलिए यहाँ लिखा गया है सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें 1848 के बाद राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। यानी जो राष्ट्रवाद जनतंत्र और क्रांति से साथ देखा जाता था, अब ये इससे अलग होने लगा धीरे धीरे। इसमें हुआ क्या कि 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश किया कि जर्मनी का एकीकरण कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यानी वो असफल हो गए, वो ऐसा करने में असफल हो गए, क्योंकि जितने भी मध्य वर्ग थे राष्ट्रवाद और उदारवाद की भावना रखने वाले, उन्होंने एकीकरण की कोशिश तो किया लेकिन वो असफल हो गए। इसके बाद इनके असफल होने के बाद जो प्रशा था, प्रशा ने इसका कमान लिया अपने हाथ में, यानी प्रशा द्वारा एकीकरण का प्रयास। इसमें हुआ क्या कि प्रशा ने यह भार अपने ऊपर लेते हुए कहा कि हम जर्मनी का एकीकरण कर ही रहेंगे। तो उस समय जो प्रशा की कमान थी, यानी प्रशा का जो प्रमुख मंत्री था ऑटो वान बिस्मार्क, इसके नेतृत्व में ये शुरू हुआ। इसी को जनक भी कहा जाता है, जर्मनी के एकीकरण का जनक भी ऑटो वान बिस्मार्क को कहा जाता है, क्योंकि इसने ये कमान लिया और उसने कहा कि हम जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेंगे। इसने क्या किया, नौकरशाही और सेना की मदद लिया, यानी सेना के बल पर उसने क्या किया, जर्मनी का एकीकरण किया। इसके लिए उसने 7 साल तक 3 देशों के साथ 3 युद्ध हुआ, जिसमें प्रशा की जीत हुई और इसी जीत के साथ जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। यानी 7 वर्ष के दौरान वो 3 कौन से देश थे, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 बार युद्ध हुआ। यानी ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ, और तीनों में प्रशा की जीत हुई और इसी जीत के साथ एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। और इसके बाद जनवरी 1871 में वर्साय में एक समारोह हुआ। उसमें क्या किया गया, जो प्रशा का राजा था वहां पे विलियम प्रथम, इसी को क्या किया गया, जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। किसको, विलियम प्रथम। अब यहां पे जर्मनी एकीकृत हो गया, यानी जर्मनी का एकीकरण हो गया। अब नया सरकार, नया कानून, यानी नए जर्मन राज्य पर प्रशा मॉडल हावी रहा। यहां पे दिया गया है जो नई जर्मनी बनी उस पर प्रशा, क्योंकि प्रशा का राजा वहां का सम्राट घोषित हुआ, तो प्रशा में जैसे जो कानून प्रशा में चल रहा था वही पूरे जर्मनी के लिए लागू हो गया। इसीलिए यहाँ पे दिया गया है कि नए जर्मन राज्य पर प्रशा मॉडल ही हावी रहा। इसमें देखो आगे कि नए राज्य में मुद्रा, बैंकिंग, कानून और न्यायिक व्यवस्था के साथ आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। इसमें क्या क्या है, बैंकिंग सुविधा, मुद्रा, जैसे जो मुद्रा प्रशा में चलती थी वही पूरे जर्मनी के लिए हो गया। बैंकिंग सुविधा, जो कानून व्यवस्था प्रशा के लिए था वही पूरे जर्मन राज्य के लिए हो गया। तो इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण की जो प्रक्रिया थी ये पूरी हुई। इसके बाद हम आगे अब देखेंगे इटली का निर्माण, यानी इटली की एकीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार हुई, कैसे हुआ, तो उसके बारे में हम आगे देखते हैं। रेडी। तो अगला हमारा है इटली का निर्माण। अभी हम जर्मनी के निर्माण के बारे में देखें। जर्मनी के निर्माण की तरह इटली के निर्माण में भी जितने भी राजनीतिक विखंडन का सामना करना पड़ा था, इसको भी राजनीतिक विखंडन का सामना करना
पड़ा था। तो इसमें हम देखेंगे इटली के निर्माण में जो है 19वीं सदी के मध्य में जो इटली था हमारा, ये 7 राज्यों में विभाजित था, यानी छोटे छोटे अलग अलग 7 राज्यों में ये बटा हुआ था। केवल इटली अनेक वंशानुगत राज्य तथा हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। इटली का जो भी जितना इटली था, ये टोटल जो है वंशानुगत राज्य और हैब्सबर्ग साम्राज्य, यानी इस पर हैब्सबर्ग, कुछ हिस्सों पर हैब्सबर्ग साम्राज्य का अधिकार था और कुछ वंशानुगत राज्य यानी दूसरे राज्यों के अधीन थे। केवल एक सार्डिया पीडमांड में एक इतालवी राजघराने का शासन था। पूरे इटली में सिर्फ यही सार्डिया पीडमांड ऐसा था जहां पर इटालवी राजघराने का शासन था, और बाकी दूसरे राज्यों में हैब्सबर्ग साम्राज्य और वंशानुगत राज्य जितने थे वो उनके अधीन थे। तो इसके आधार पर जो सार्डिया पीडमांड का शासक था उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आई इटली के एकीकरण की। तो इटली एकीकरण के प्रक्रिया का अध्ययन करने से पहले हमें 3 लोगों पर विचार करना होगा, 3 व्यक्तियों के बारे में जानना होगा जिन्होंने अपना अहम योगदान दिया था इसमें, इटली के एकीकरण में, इटली के निर्माण में। वो 3 कौन कौन थे? पहला नाम है जूसेपे मेत्सनी। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में इनके बारे में डिस्कस कर चुके थे। जूसेपे मेत्सनी एक क्रांतिकारी थे जिनोवा में जिनका जन्म हुआ था, इसके बारे में हम देखे थे। दूसरा है काबूर जूसेपे मेत्सनी और जूसेपे गैरिबाल्डी। ये 3 मुख्य व्यक्ति हैं जिनका अहम योगदान इटली की एकीकरण में था। तो बारी बारी से हम तीनों के बारे में देखेंगे। ये अगर तीनों समझ में आ जाएगा तो इटली एकीकरण का पूरा टॉपिक जो है ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब हम देखेंगे जूसेपे मेत्सनी, इन्होंने क्या अहम योगदान निभाया। तो एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए कोशिश की इन्होंने, यानी पूरे इटली को एक गणराज्य के रूप में एकीकृत करने की कोशिश किया। ये इन्होंने इसके लिए यंग इटली की स्थापना किया और ये रिपब्लिक पार्टी के प्रमुख भी थे। इनका लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था कि शिक्षा के साथ इटली का एकीकरण करना, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। आगे हम देखेंगे कि 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता के कारण इन्होंने इसके लिए विद्रोह किया, क्रांतिकारी विद्रोह किया, लेकिन उसमें असफल रहे। इनकी असफलता के बाद इटालवी राज्यों को जोड़ने की जो जिम्मेदारी आई वो किसके अधीन गया? सार्डिया पीडमांड के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर चली गई। किस पर? विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गए। यानी इसको अब एकीकृत करने में इन्होंने क्या किया इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये कुछ नहीं किए, ऐसा इन्होंने इसमें कुछ नहीं किया। इनका मंत्री काबूर, इसने इसमें अपना योगदान दिया था। तो आइए हम देखते हैं काबूर के बारे में। कौन था ये? विक्टर इमैनुअल द्वितीय का मंत्री था ये। तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय का जो मुख्यमंत्री था काबूल, यह न तो कोई क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र जैसे में आज में विश्वास रखता था। बस ये अपने राजा के प्रति ईमानदार था, यानी राजा को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता था। तो फिर भी इस एकीकरण की प्रक्रिया में सहयोग और नेतृत्व किया इसने। उसके बावजूद कोई क्रांतिकारी जनतंत्र में विश्वास न रखने के अलावा भी इसने क्या किया, इसमें अपना सहयोग दिया सिर्फ राजा को प्रसन्न करने के लिए। अपने चतुर कूटनीति से, यह एक चतुर कूटनीतिज्ञ था, इसने फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच जो युद्ध हुआ उसमें फ्रांस से दोस्ती कर लिया और ऑस्ट्रिया को उसमें हरा दिया। और इसके साथ ही अपने चतुर कूटनीति से फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच जो युद्ध हुआ उसमें इसने जीत हासिल किया। और इसके बाद जूसेपी गैरिबाल्डी, ये कौन था? इसका भी इसमें योगदान था। इसने भी क्या किया, देखो आगे दिया गया हीरो ऑफ रेड शर्ट। ये जूसेपे गैरिबाल्डी को हीरो ऑफ रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये जब जूसेपी मेत्सनी के समय में उनकी यंग इटली का जब निर्माण हुआ था तो ये उस समय वहां से निकले थे। आगे
1860 में। तो इसका क्या योगदान था इसमें? 1860 में वे दक्षिणी इटली यानी अपने स्वयं सेवकों और कुछ सिपाहियों के साथ दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश किए, यानी वहां पर आक्रमण किया और वहां पर स्पेनिश शासक को हटाने के लिए उसने क्या किया, वहां के जितने निवासी थे, स्थानीय किसान जितने थे, उनको अपने साथ मिला लिया और वो पूरा इलाका अपने कब्जे में कर लिया। इसके साथ इन्हीं तीनों की वजह से जुसेपे मेस्सिनी, काबूल और गैरिबाल्डी, इन्हीं तीनों की मदद से इटली का एकीकरण हुआ, यानी इटली जो है एकीकृत हो गया। विक्टर एकीकृत जब हो गया तो आज जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया सन 1861 में। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही दयालु किस्म का था और वो इसके पहले सार्डिया का राजा रह चुका था। तो इस प्रकार ये हमारी इटली के एकीकरण की कहानी थी। इसके बाद आगे हम देखेंगे ब्रिटेन का एकीकरण। हम लोगों ने इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण देखा, अब आगे हम ब्रिटेन के एकीकरण की कहानी को देखेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। हम यहाँ पे ब्रिटेन की दास्तान देखेंगे। ब्रिटेन का जो एकीकरण हुआ, यहाँ पर कोई राष्ट्र राज्य, ब्रिटेन में जो राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुआ था, यहाँ पे कोई क्रांति नहीं हुआ था। जैसे इटली का निर्माण हम देखे हैं, इटली का एकीकरण जर्मनी के एकीकरण में देखे हैं, क्रांति हुआ या युद्ध हुआ, उसके बाद जाके उसका एकीकरण किया गया। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पे कोई राष्ट्र राज्य नहीं था, कोई क्रांति नहीं था। ये एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है, यानी वहां पे धीरे धीरे एक लंबे समय तक इसका एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 18वीं सदी से पहले ब्रिटिश राज्य नहीं था, यानी ऐसा कोई नाम ही नहीं था ब्रिटिश राज्य। ब्रिटिश राज्य जैसा कोई नाम ही नहीं था। वहां लोगों की पहचान जो थी वो नृजाति थी। नृजाति का मतलब, जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे हमारे भारत में अगर कोई हिंदू है तो अपने आप को हिंदू समझता है, मुस्लिम जो है अपने आप को मुस्लिम, इसी प्रकार हिंदू मुस्लिम मैंने अपने आप को देश के उनका कोई लगाव नहीं था आगे। उसी प्रकार जैसे जितने भी यूरोप के, ब्रिटेन में रहने वाले लोग थे, इंग्लैंड के रहने वाले अपने आप को अंग्रेज समझते थे, वेल्स में जो रहते थे अपने आप को वेल्स समझते थे, यानी वेल्स भाषा का प्रयोग करते थे। इसी प्रकार आयरलैंड में आयरिश, स्कॉटलैंड में स्कॉट। तो इस प्रकार इनकी जो पहचान थी यही क्या थी? नृजाति थी। इसके बाद इसका जो एकीकरण हुआ, इसमें हुआ क्या कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जब हुआ था तो इंग्लैंड धीरे धीरे धन दौलत, उस क्रांति से जो है धन दौलत, अहमियत और सत्ता में धीरे धीरे मजबूत होने लगा, ऊपर उठने लगा। और जैसे जैसे वो ऊपर उठा वैसे वैसे क्या किया, उसके आसपास के जितने राज्य थे अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुए, यानी उस पर भी ये अपने राष्ट्र को, अपने जो इंग्लैंड था, ये धीरे धीरे दूसरे राष्ट्रों को भी अपने में जुड़ना शुरू किया और इसमें वो सफल भी हुआ था। आगे 1688 में, और इससे हुआ क्या कि 1688 में आंग्ल संसद ने राजतंत्र से सत्ता छीन ली, अब सत्ता संसद के हाथ में आ गया। तो 1707 में जो इसका आगे एक संधि हुई, इसी में 1707 इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन के साथ एक संधि किया गया, एक समझौता किया गया और इसी संधि के साथ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ। कब हुआ था? 1707 में। तब जाके ये नाम आया, नहीं तो इससे पहले ब्रिटिश राज्य कोई नाम नहीं था। आगे कुछ साल बाद ये तो हुआ, इसके कुछ साल बाद इसी में आयरलैंड को भी जोड़ दिया गया। हालांकि आयरलैंड पूरा नहीं जुड़ा था, आयरलैंड का कुछ भाग, बाकी इससे अलग था। जैसे आयरलैंड में 2 समूह रहते थे, एक कैथोलिक समूह और एक प्रोटेस्टेंट। तो यहाँ पे कैथोलिक जो थे बहुसंख्यक में थे, जो प्रोटेस्टेंट थे वो अल्पसंख्यक में थे। तो इंग्लैंड भी प्रोटेस्टेंट धर्म वाले थे। ये लोग इनका सपोर्ट किए और इनको बताया कि धीरे धीरे अपना प्रभुत्व कायम करें। तो इनकी मदद से ही धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि आयरलैंड पे अपना पूरा अधिकार जमा लिया और कैथोलिक को दबाने लगे, धीरे धीरे उनका दमन करने लगे। इस प्रकार जाके तब ये पूर्ण रूप से इंग्लैंड में जाके ये शामिल हुआ। तो आगे देखेंगे हम कि इंग्लैंड
प्लस स्कॉटलैंड, यानी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये तीनों मिलकर किसका निर्माण किए? यूनाइटेड किंगडम। अब एक नए राष्ट्र के निर्माण के बाद, ब्रिटेन का एकीकरण हुआ, इसके बाद कुछ राष्ट्र के निर्माण के बाद कुछ नए कानून बने। जैसे यहाँ का राष्ट्रगान लिखा गया, राष्ट्रगान लिखा गया जब ये तीनों एक हुई। कौन राष्ट्रगान था हमारा? गॉड सेव आवर नोबल किंग। और दूसरा अंग्रेजी को मुख्य, अभी तक अलग अलग था, जो इंग्लैंड वाले इंग्लिश बोलते थे, वेल्स वाले वेल्स, स्कॉटलैंड में जो रहते थे स्कॉट बोलते थे, इसी प्रकार आयरलैंड में आयरिश। तो जब इन सबको एक कर दिया गया तो इनका जो भाषा था अंग्रेजी, इसी को मुख्य भाषा, यानी यही हमारा मुख्य भाषा बना जाके। और तीसरा ब्रिटेन का राष्ट्रध्वज बनाया गया, यानी अब जो राष्ट्रध्वज ब्रिटेन का, यानी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड तीनों को मिला के ब्रिटेन का एक नया राष्ट्र ध्वज बना। तो इस प्रकार ब्रिटेन के एकीकरण की ये कहानी थी। तो हम लोगों ने इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण और ब्रिटेन के एकीकरण की कहानी को यहां पे देखा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, अगली वीडियो हम कल देखेंगे।